आलोक वर्मा को काम पर लौटने के एक दिन के भीतर ही सीबीआई डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। नागेश्वर राव को फिर से अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया है। सीबीआई में 3 महीने के आंतरिक घमासान के बाद कल पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी ने 2-1 से फैसला लिया। सीबीआई के 50 साल के इतिहास में पहला मामला है जब सीबीआई डायरेक्टर को इस तरह से हटाना पड़ा है। आलोक वर्मा पर कार्रवाई की वजह सीवीसी की वो जांच रिपोर्ट रही जिसमें भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा था। इसके अलावा आलोक वर्मा पर सीबीआई में दागी अफसरों की भर्ती की कोशिश का भी आरोप है। सीबीआई डायरेक्टर पद से छुट्टी के बाद आलोक वर्मा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को अपनी सफाई दी है। आलोक वर्मा ने कहा है कि उच्च संस्थानों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सीबीआई प्रमुख जांच एजेंसी है और इसे बाहरी दबाव के बिना काम करना चाहिए। वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने सीबीआई की साख बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इसी साख को खराब करने की कोशिश हो रही है। 23 अक्टूबर के आदेश का जिक्र करते हुए वर्मा ने कहा कि एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि समिति इसके लिए अधिकृत नहीं थी। सीबीआई विवाद में छुट्टी पर भेजे गए स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। याचिका में अस्थाना और देवेंद्र ने अपने ऊपर दर्ज भ्रष्टाचार केस को कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि मामले में आलोक वर्मा की ओर से दलील दी गई है कि तय प्रक्रिया के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मिशन 2019 के मद्देनजर आज से दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, जहां बीजेपी के करीब 13,000 नेता मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष अमित शाह अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के अलावा सभी मेयर और जिला स्तर के नेता शरीक होंगे। बीजेपी के अधिवेशन के पहले दिन अलग अलग राज्यों में पार्टी की चुनावी तैयारियों की चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन के अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा, जिसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दिए गए आरक्षण के लिए पीएम मोदी को बधाई दी जाएगी। कल अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता गंवाने वाली बीजेपी ने अपने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले बीजेपी में हुए इस बदलाव से माना जा रहा है कि पार्टी तीनों बड़े नेताओं के कद का राष्ट्रीय राजनीति में फायदा उठाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर देश विरोधी बयान देते हुए धमकी दी है कि जब तक कश्मीरियों से इंसाफ नहीं होगा तब तक कश्मीर जलता रहेगा और उसकी जद में भारत भी जलता रहेगा। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की कोशिश नाकाम होने के बाद फारूक ने हिंसा और आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश की है। इससे पहले जेएनके के पूर्व चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी बेरोजगारी को आतंकवाद की मुख्य वजह बताया था। दिल्ली के कीर्ति नगर में रेलवे ट्रैक के पास बनी झुग्गियों में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि पास की फर्नीचर मार्केट भी इसकी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। हालांकि आग बुझने से पहले ही फर्नीचर मार्केट की भी कई दुकानें बुरी तरह जल चुकी थी। आग में किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। मनोज अरोड़ा का आरोप है कि ईडी उन पर मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने का दबाव डाल रही है। ईडी का केस लंदन में 19 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी खरीद से जुड़ा है। ट्रिपल तलाक बिल पर संसद में आम सहमति नहीं बनने की वजह से मोदी सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 22 जनवरी को पुराने अध्यादेश की मियाद खत्म हो रही थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। अध्यादेश के मुताबिक ट्रिपल तलाक गैर जमानती अपराध रहेगा, लेकिन आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल सकेगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर और गुजरात को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नए एम्स खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से एक जम्मू के सांबा में, दूसरा पुलवामा के अवंतीपुरा में और तीसरा गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। यूपी के वाराणसी में पहली बार हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार की सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। योगी ने दावा किया, सम्मेलन के लिए काशी की पौराणिकता, हस्तशिल्प, ऐतिहासिक धरोहर और खान पान को विश्व स्तरीय मंच के सामने पेश करने की कोशिश होगी।
अयोध्या मामले की 29 जनवरी को नई बेंच सुनवाई करेगी। गुरुवार को संवैधानिक पीठ में सुनवाई शुरू होने पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी पर सवाल उठाए। राजीव धवन ने कहा, जस्टिस ललित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को केस से अलग करने का फैसला किया। अयोध्या केस की सुनवाई फिर टलने से संत समाज से लेकर वीएचपी और हिंदू भक्त नाराज हो गए हैं। राम मंदिर के मुख्य पक्षकार रामविलास वेदांती ने जहां सीजेआई रंजन गोगोई को पूर्व कांग्रेस सीएम का बेटा होने के लिए केस छोड़ने की मांग रखी, तो हिंदू संगठनों ने सुनवाई टलने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मानेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है। पीएम के सोलापुर दौरे के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सुशील शिंदे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है। शिंदे के मुताबिक पीएम के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसकी जांच होनी चाहिए। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आज पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हत्याकांड केस में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम मामले का मुख्य आरोपी है। पुलिस राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा, सुनारिया जेल और पंचकुला की विशेष अदालत की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से दिल्ली में 2 दिन तक सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक में वोटर लिस्ट, पोलिंग सेंटर, वीवीपैट युक्त ईवीएम मशीन और दूसरे चुनावी मैनेजमेंट के इंतजामों की समीक्षा होगी। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट इस पर फैसला बाद में सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की चार्जशीट दाखिल करने के मामले की अपील ठुकरा दी थी। पुणे पुलिस ने मामले में नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना से हाथ खींच लिए हैं। ममता ने एनडीए पर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत बड़े बड़े दावे करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य योजनाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने इसी के मद्देनजर केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है। ममता ने पूछा है कि जब योजना केंद्र की है तो उनकी सरकार इसका 40% खर्च क्यों वहन करे। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मिशेल ने अपील की है कि उसे विदेश में अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों के साथ बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स करने की इजाजत दी जाए। जवाब में कोर्ट ने जेल अधीक्षक से 14 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। मिशेल को 5 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 40 लाख रुपए तक के कारोबार को जीएसटी से छूट देने का ऐलान किया है। दिल्ली में गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फैसलों के मुताबिक अब कंपोजिशन स्कीम के तहत कारोबारी साल में एक बार रिटर्न भर सकेंगे। इसके अलावा जीएसटी की 12 से 18% की स्लैब को खत्म कर नई दर लाई जाएंगी।